डीएनए मित्रों, विश्लेषण की शुरुआत आज हम दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर से करेंगे। खलीफा को दफनाने से ठीक 24 घंटे पहले अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की नई घोषणा हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर तोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, आज रात ईरान पर बड़ा हमला करेंगे। कल से अब तक अमेरिका ने ईरान पर 80 हमले किए हैं। ईरान की ओर से भी जवाब दिया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि कल ईरान में क्या होगा। क्या ईरान अली खामनेई को सही सलामत सुपुर्दे खाक कर पाएगा? क्योंकि हालात अचानक बदल गए। सोचिए, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई जब तक जिंदा थे तब तक उनकी जान खतरे में थी और अब उनकी आखिरी विदाई भी खतरे में पड़ गई है। लेकिन इस खतरे से निपटने के लिए IRGC ने क्या तैयारी की है, यह आज आपको जानना चाहिए। आज आपको पता चलेगा खलीफा की अंतिम यात्रा के बीच ट्रंप ने अचानक सीजफायर तोड़ने और ईरान पर हमला करने का ऐलान क्यों किया। ट्रंप के इस ऐलान का भारत समेत पूरी दुनिया पर कितना असर पड़ा है और पड़ने वाला है, ये आज आप जानेंगे। लेकिन पहले आज जानिए खामनेई का अंतिम संस्कार अब कैसे होगा। कल यानी 9 जुलाई को ईरान के मशाद में पूर्व आयतुल्ला खामनेई का अंतिम संस्कार होना है। ईरान की समाचार एजेंसी फार्स के मुताबिक अंतिम संस्कार में 1.5 से 2 करोड़ लोग शामिल होंगे। ईरान में हालिया अमेरिकी हमलों के बाद मशाद में हालात पूरी तरह बदल गए हैं। पहले खामनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही थी, अब खामनेई के अंतिम संस्कार की सुरक्षा पुख्ता करने की तैयारियां चल रही हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि ईरान की सरकार से लेकर सेना, सबका मिशन अब एक बन गया। किसी भी कीमत पर खामनेई के अंतिम संस्कार को शांतिपूर्वक पूरा कराना। अब हम आपको खामनेई की अंतिम यात्रा से जुड़ी सिक्योरिटी डिटेल्स बताने जा रहे हैं। खामनेई के अंतिम संस्कार की सुरक्षा से जुड़ी तैयारियों की कमान ईरान की एलीट फोर्स IRGC के हाथों में है। युद्ध विराम खत्म होते ही IRGC ने अपनी पूरी फोर्स को हाई अलर्ट मोड में डाल दिया है। IRGC का चीफ कमांडर अहमद वाहिदी खुद मशाद में मौजूद है और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहा है। खामनेई के अंतिम संस्कार में आने वाली भीड़ की व्यवस्था देखने के लिए बसीज मिलिशिया का एक बड़ा हिस्सा मशाद में तैनात कर दिया गया। इसके साथ साथ ईरान ने मशाद समेत कोम और तेहरान जैसे बड़े शहरों का एयर स्पेस बंद कर दिया है। खामनेई का ताबूत फिलहाल ईरान के कोम शहर में है। कल ताबूत को मशाद लाया जाएगा। कोम से लेकर मशाद तक के रास्तों पर ईरानी फौज ने एयर डिफेंस सिस्टम यानी हवाई रक्षा प्रणाली तैनात कर दी है। रूस से मिले S-300 के साथ साथ ईरान ने अपने बावर और खोरदाद एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर दिया है। खामनेई के अंतिम संस्कार की सुरक्षा में इतना इजाफा करने के पीछे एक ही बड़ी वजह है, ईरान और उससे जुड़े संगठनों के कमांडर्स के अंतिम संस्कारों से जुड़ा हुआ इतिहास। इसे अब ध्यान से सुनिएगा। यह इतिहास बताता है कि ईरान के सिस्टम से जुड़े बड़े किरदारों के अंतिम संस्कार हमेशा हादसों और धमकियों से भरे रहे। वर्ष 2020 में सैयद अली खामनेई के करीबी जनरल कासिम सुलेमानी की अमेरिकी मिसाइल अटैक में मौत हो गई थी। जब सुलेमानी का जनाजा निकल रहा था तो बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। भीड़ अचानक बेकाबू हुई और भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 56 लोगों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 2024 में सुलेमानी की कब्र के पास 2 बम धमाके भी हुए थे। इन धमाकों में तकरीबन 100 लोग मारे गए और 180 लोग घायल हो गए। इसी तरह पिछले साल जब हिजबुल्लाह कमांडर हसन नसरल्लाह और हाशिम साफेदीन का जनाजा निकला, तब इजरायली एयरफोर्स के लड़ाकू विमान जनाजे के ठीक ऊपर से उड़ते हुए निकल गए। इजरायली विमान देखकर जनाजे में शामिल लोग डर गए। यह इतिहास बताता है कि ईरान की जंग में शामिल किरदारों के अंतिम संस्कारों में भी हलचल होने की आशंका बनी रहती है। मित्रों, खामनेई ने ईरान में 36 साल तक हुकूमत चलाई। खामनेई के नेतृत्व में ईरान ने कई बदलाव देखे। यही वजह है कि ईरान की सरकार और सेना खामनेई के अंतिम संस्कार में कोई अनचाही घटना नहीं होने देना चाहती। ईरान में शांतिपूर्ण अंतिम संस्कार को लेकर एक मान्यता भी प्रचलित है। ईरान का शिया समुदाय मानता है, अगर किसी व्यक्ति को शांतिपूर्ण तरीके से दफन नहीं किया जाता तो उस व्यक्ति की रूह को पीड़ा पहुंचती है। वो रूह फैसले के दिन तक सवाल पूछती रहती है। इसीलिए ईरान के लिए सबसे पहली प्राथमिकता है खलीफा को शांति से अंतिम विदाई देना। सैयद अली खामनेई अब इस दुनिया में नहीं है। ईरान के करोड़ों लोग उनके लिए मातम मना रहे हैं, लेकिन ईरान के वर्तमान सिस्टम के लिए खामनेई को सुपुर्दे खाक करना सिर्फ अंतिम संस्कार नहीं है, इसके मायने बहुत बड़े हैं। खामनेई की मौत 28 फरवरी को हुई थी। युद्ध की वजह से 130 दिन तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। एक शांतिपूर्ण अंतिम संस्कार के जरिए ईरान की सरकार और सेना ये संदेश देना चाहती है कि खामनेई का इस्लामिक शासन आज भी मजबूती के साथ खड़ा है।
एक तथ्य यह भी है कि खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद ही मुस्तफा को अगले आयतुल्लाह के तौर पर पूरी तरह स्वीकार किया जाएगा। खामनेई का अंतिम संस्कार सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि ये जंग के नए चैप्टर का आगाज भी बन सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हालिया बयान बहुत ही गौर से सुनना चाहिए। ईरान कहता रहा कि वो समझौता चाहते हैं, लेकिन वो इस तरफ कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। ईरान ने हमसे खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए वक्त मांगा था, हमने उन्हें वक्त भी दिया, लेकिन ईरान ने अचानक मिसाइल दागना शुरू कर दिया। अब हमें सैन्य विकल्प अपनाने ही होंगे। ट्रंप का बयान और अमेरिका का वर्तमान रुख बताता है कि खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद दोबारा संग्राम छिड़ने की आशंका प्रबल हो गई। यानी जो कथित समझौता था उसकी मियाद सिर्फ खामनेई को दफनाने तक की थी। अब एक बार फिर अमेरिका और ईरान एक दूसरे को ताकत के तराजू पर तोलेंगे। कहा जाता है विश्वास के बिना सबसे अच्छा समझौता भी कमजोर होता है और विश्वास के साथ सबसे कमजोर समझौता भी मजबूत होता है। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से युद्ध शुरू होने की सबसे बड़ी वजह भरोसा ना होना है। दोनों देशों ने एमओयू पर हस्ताक्षर तो कर लिए, लेकिन एक दूसरे के इरादों को लेकर उनमें जरा भी यकीन नहीं था। दोनों सिर्फ फिर से युद्ध शुरू करने का बहाना ढूंढ रहे थे। हॉर्मुज स्ट्रेट में 3 व्यावसायिक जहाजों पर हमले के बाद अमेरिका को वो बहाना भी मिल गया। अमेरिका ने न सिर्फ ईरान पर जबरदस्त बमबारी की, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ शांति समझौता भी तोड़ लिया। एमओयू साइन होने के बाद यानी 18 जून के डीएनए में भी हमने यही कहा था कि दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई बेहद गहरी है। दोनों देशों के बीच डील तो हो गई है, लेकिन उनके दिल नहीं मिले हैं और ये समझौता ठोस शांति की ओर नहीं ले जाता है। वैसे भी जिस समझौते के पीछे पाकिस्तान जैसा आतंकी देश हो, जिस एमओयू के साथ इस्लामाबाद का नाम जुड़ा हो, उसका यही हश्र होना था। जिस समझौते का मकसद 60 दिनों के भीतर युद्ध को स्थायी रूप से रोकना था, वो सिर्फ 20 दिन में ही टूट गया। आज अमेरिका ने ईरान में कितने ठिकानों पर हमले किए, किन शहरों को निशाना बनाया, कौन सी पाबंदी फिर से लगाई, इसके जवाब में ईरान ने क्या किया, ये जानने से पहले आपको सुनना चाहिए कि ट्रंप ने समझौते को लेकर क्या कहा। मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या युद्ध विराम खत्म हो गया है? क्या वो समझौता खत्म हो गया है? मुझे लगता है कि ये समझौता खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता। वो घटिया लोग हैं, वो बीमार मानसिकता वाले हैं। ईरान का नेतृत्व बीमार लोगों के हाथों में है। वो क्रूर और हिंसक लोग हैं। अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो उसका इस्तेमाल कर लेते। जहाँ तक मेरा संबंध है, ये खत्म हो गया है। मैं अपने वार्ताकारों को बात जारी रखने दूंगा, लेकिन मुझे इसमें कोई संभावना नहीं दिखती। यानी ट्रंप ने ईरान के साथ समझौता तोड़ लिया है। अब वो ईरान के साथ कोई डील करने के पक्ष में नहीं है। ट्रंप ने समझौता टूटने का यह ऐलान तुर्की की राजधानी अंकारा में दिया, जहां नेटो देशों की बैठक चल रही है। मित्रों, ट्रंप के ऐलान से पहले लग रहा था कि ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद भी शांति का समझौता टूटा नहीं है, लेकिन ट्रंप ने सभी अटकलों पर फुल स्टॉप लगाते हुए अस्थायी शांति समझौते के पूरी तरह नाकाम होने की घोषणा कर दी। ट्रंप के ऐलान से कुछ घंटे पहले अमेरिकी सेना ने ईरान पर जबरदस्त बमबारी की। अमेरिका ने ईरान के 80 ठिकानों पर बम गिराए। इनमें एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क, कोस्टल रडार साइट, एंटी शिप मिसाइल क्षमता और आईआरजीसी की 60 से ज्यादा बोट को निशाना बनाया गया है। यह अप्रैल के बाद ईरान पर अमेरिका का सबसे बड़ा हमला है। अमेरिकी हमलों के दौरान ईरान के बंदर अब्बास, केशम आइलैंड, हुशर, सिरिक और खार्ग द्वीप में धमाकों की आवाजें सुनाई दी। बंदर अब्बास में शाहिद हक्कानी पोर्ट पर एयर स्ट्राइक के बाद धुएं का गुबार उठता नजर आया। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि अमेरिका ने ईरान में जहां जहां हमले किए, उनका महत्व क्या है। बंदर अब्बास ईरान का सबसे बड़ा पोर्ट और नौसैनिक अड्डा है। यहीं से ईरान की नौसेना और आईआरजीसी समुद्र में सैन्य कार्रवाई करती है। आईआरजीसी की फास्ट अटैक नाव का यही केंद्र है। केशम द्वीप हॉर्मुज स्ट्रेट के पास है। यह हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा और निगरानी का महत्वपूर्ण केंद्र है। वहीं सिरिक हॉर्मुज स्ट्रेट के किनारे बसा एक शहर है। यहां से ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों और नौसैनिक गतिविधियों पर नजर रखता है। बुशर प्रांत में ईरान के 2 सैन्य अड्डों पर भी अमेरिका ने हमला किया। बुशर में ईरान का अंडरग्राउंड ड्रोन बेस और मिसाइल भंडार है। इन हमलों के जरिए अमेरिकी सेना का मकसद ईरान की समुद्री हमले की क्षमता को पंगु बनाना है। ऐसा होने पर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी नहीं कर सकेगा, वहां से गुजरने वाले जहाजों को निशाना नहीं बना पाएगा। अमेरिका ने
सिर्फ ईरान पर सैन्य हमला नहीं किया, बल्कि उसने ईरान को आर्थिक रूप से और ज्यादा तबाह करने की कोशिशें शुरू कर दी। आज ट्रंप ने ईरान के तेल निर्यात पर एक बार फिर से प्रतिबंध लगा दिया। स्विट्जरलैंड में हुए समझौते के बाद अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात पर 60 दिनों के लिए पाबंदी हटाई थी, यानी 60 दिन तक वो किसी भी देश को तेल बेच सकता था। इस पर अमेरिका को कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन ईरान पर ताजा बमबारी के साथ उसने एक बार फिर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी अमेरिका ने यह प्रतिबंध लगा दिया है। इससे हुआ ये कि अब ईरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना तेल बेच नहीं पाएगा। तेल से होने वाली उसकी कमाई अब बंद हो जाएगी। प्रतिबंध के तुरंत लागू होने से 6 करोड़ 30 लाख बैरल कच्चे तेल और पेट्रोकेमिकल की ईरानी खेप समुद्र में ही फंस गई है। अब इसे बेचना मुश्किल हो गया है। तेल निर्यात ईरान की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स है। अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए ईरान पूरी तरह तेल से होने वाली आमदनी के भरोसे है। समझौते के लिए ईरान के राजी होने की एक बड़ी वजह तेल निर्यात की छूट थी, लेकिन अब प्रतिबंधों से उसकी आमदनी ठप हो जाएगी। मित्रों, ईरान अपने 80 ठिकानों पर अमेरिकी हमलों की चोट तो बर्दाश्त कर भी सकता है, लेकिन तेल निर्यात पर पाबंदी नहीं झेल सकता है। यही वजह है कि अमेरिका के साथ समझौते का भविष्य अंधकार में है। जब तक अमेरिका ये पाबंदी नहीं हटाएगा, तब तक ईरान युद्ध से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिकी हमलों की कूटनीतिक निंदा करने के अलावा ईरान ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर पलटवार किया। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत पर हमले किए। IRGC ने दावा किया कि उसने बहरीन और कुवैत में 85 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन चलाया। हमलों के दौरान बहरीन स्थित अमेरिकी 5th फ्लीट के मुख्यालय और कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया गया। ईरान की तरफ से यह भी कहा गया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकी हमलों के दौरान एक MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। ईरान युद्ध के दौरान भी इसी तरह पलटवार करता था। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने उसके निशाने पर होते थे, लेकिन इससे उन देशों को भी नुकसान होता था। यही वजह है कि ईरान के हमलों के बाद खाड़ी देश एक बार फिर उसके खिलाफ एकजुट हो गए। वहीं ईरान ने तनाव के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान ने अमेरिका पर समझौते की 5 शर्तें तोड़ने का आरोप लगाया है। ईरानी संसद के स्पीकर और अमेरिका से बातचीत का नेतृत्व करने वाले मोहम्मद बागेर गलीबाफ ने बताया कि अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरान के अधिकारों में दखल दिया है। ईरान ने अमेरिका पर लगातार सैन्य हमलों की धमकी देने का भी आरोप लगाया। साथ ही अमेरिका की तरफ से ईरानी तेल निर्यात पर फिर से लगाई गई पाबंदी और दक्षिण ईरान पर एयर स्ट्राइक का भी हवाला दिया। ईरान ने अमेरिका का यह आरोप भी लगाया कि उसने लेबनान में जारी इजरायली सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया है। डीएनए मित्रों, उधर समझौता खत्म करने के ऐलान के बाद भी ट्रंप रुके नहीं। उन्होंने खार्क द्वीप पर कब्जे की धमकी दी है। साथ ही आज रात एक बार फिर ईरान पर हमले के संकेत दिए। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल से हमला किया था, तो हमने कल रात उन पर बहुत जोरदार हमला किया, बहुत जोरदार। शायद आज रात हम उन पर फिर से जोरदार हमला करेंगे। मैं उन्हें चेतावनी दे रहा हूं, हम आज रात उन पर फिर से जोरदार हमला करेंगे। मित्रों, युद्ध सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं छिड़ा है। ईरान पर अमेरिकी हमले से पहले इजराइल ने भी लेबनान पर बमबारी की। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के एक हफ्ते बाद इजराइल और लेबनान के बीच भी समझौता हुआ था, लेकिन इसके बावजूद इजरायली लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान के नबाथिया इलाके को निशाना बनाया। यानी 2 मोर्चों पर मिडिल ईस्ट की शांति को खतरा है। अमेरिका और ईरान की मौजूदा लड़ाई के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट है। अमेरिका ने ईरान पर यह हमला हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले 3 जहाजों को निशाना बनाने की वजह से किया। ईरान ने आधिकारिक तौर पर इन हमलों की सीधी जिम्मेदारी तो नहीं ली, लेकिन वो बार बार हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण दिखाना चाहता है। ईरान ने समझौते के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट तो खोल दिया है, लेकिन वो बार बार हिदायत दे रहा है कि हॉर्मुज में जिस रूट को उसने मंजूरी दी है उसी से जहाज गुजरे। माना जाता है कि जिन जहाजों पर हमले हुए हैं वो IRGC की तरफ से मंजूर रूट की जगह ओमान तट वाले रूट से गुजर रहे थे। ईरान इसे अपनी संप्रभुता और समझौते का उल्लंघन मानता है। उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि दूसरा रास्ता चुनने वाले जहाज किसी भी परिणाम के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। आरोप है कि ईरान जहाजों पर इन हमलों के जरिए उन्हें डराकर ओमान के रूट से हटाना चाहता है। ऐसा होने पर ये जहाज ईरानी तट के नजदीक से गुजरेंगे। इस तरह भविष्य में ईरान उनसे टोल वसूल सकेगा। लेकिन इन हमलों की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट के पास सैकड़ों जहाजों पर मौजूद लगभग 6000 नाविक फंस गए हैं। अमेरिका और ईरान की रणनीतिक चाल का खामियाजा अब उनको भुगतना पड़ रहा है। डीएनए मित्रों,
अमेरिका और ईरान की जंग के बीच सिर्फ नाविक ही मझधार में नहीं फंसे हैं, पूरी दुनिया में फंस गई है। 20 दिन पहले दोनों देशों के बीच हुए समझौते के बाद लोगों ने राहत की सांस ली थी। ऐसा लगा था कि अब तेल की सप्लाई एक बार फिर से पहले की तरह होने लगेगी। दुनिया भर के शेयर बाजार युद्ध से पहले की स्थिति में पहुंच जाएंगे। यहां तक कि लोग तेल सस्ता होने की उम्मीद भी लगाने लगे थे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम कम होने भी लगे थे। लेकिन आज एक दिन के युद्ध और ट्रंप के बयान ने सुधरते हालात और बेहतर होते हालात की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ऐसा लग रहा है कि तेल की कीमत और शेयर बाजार का हाल कहीं एक बार फिर युद्ध वाली स्थिति में ना पहुंच जाए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले कच्चे तेल की कीमत में आज लगी आग के बारे में जानना चाहिए। जैसे ही ट्रंप ने ईरान के साथ शांति समझौता खत्म करने का ऐलान किया, वैसे ही ब्रेंट क्रूड के दाम में जोरदार उछाल आया। आज ब्रेंट क्रूड का भाव 7% से ज्यादा बढ़ गया और ये $79 प्रति बैरल तक पहुंच गया। ये पिछले 2 हफ्तों में कच्चे तेल की सबसे ज्यादा कीमत है। सोचिए, शांति समझौते के बाद तेल का भाव युद्ध से पहले के स्तर पर पहुंच गया था। सऊदी अरब ने अपना खजाना भरने के लिए तेल की सेल लगा दी थी। अपने तेल के भाव में $11 प्रति बैरल की कमी की, जो 26 साल में सबसे बड़ी कटौती है। तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने दुनिया में तेल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया। विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे थे कि तेल का दाम गिरकर कुछ महीनों में $60 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगा, लेकिन एक ही दिन में कच्चा तेल 7% से ज्यादा महंगा हो गया। तेल की इस महंगाई की वजह हॉर्मूज को लेकर दुनिया की चिंता है। मिडिल ईस्ट में बमबारी शुरू होने के साथ ही आशंका जताई जा रही है कि ईरान एक बार फिर हॉर्मूज स्ट्रेट को बंद कर सकता है। इसी आशंका के चलते दाम में ये बढ़ोतरी हुई है। आज तो सिर्फ हॉर्मूज बंद होने की डर की वजह से इतना उछाल आया है। अगर ईरान वाकई हॉर्मूज स्ट्रेट को बंद कर देगा तो ये बढ़ोतरी और ज्यादा होगी। औपचारिक रूप से हॉर्मूज के बंद होने से पहले ही एक बार फिर दुनिया में तेल की सप्लाई पर असर शुरू हो गया है। हॉर्मूज स्ट्रेट में जहाजों पर ईरान के हमले के बाद तेल और गैस के कम से कम 4 टैंकर बीच रास्ते से ही वापस लौट गए। तेल की कीमत में बढ़ोतरी का असर दुनिया भर के शेयर बाजार पर भी पड़ा है। एशिया, यूरोप और अमेरिका के बाजार में जोरदार गिरावट आई। ट्रंप के बयान से भारतीय शेयर बाजार भी क्रैश हुआ। महज 20 मिनट के भीतर सेंसेक्स लगभग 1000 पॉइंट टूट गया। लार्ज कैप, मिड कैप से लेकर स्मॉल कैप तक हर और बड़ी गिरावट ही देखने को मिली। एक समय सेंसेक्स 1900 पॉइंट से ज्यादा गिर गया था, लेकिन बाजार बंद होते होते इसमें थोड़ा सा सुधार आया। आज के कारोबार की बात करें तो सेंसेक्स 1677 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 76,504 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी एक बार फिर 24,000 के नीचे चला गया। आज निफ्टी 517 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 23,882 पर बंद हुआ। बाजार में आई इस बिकवाली से निवेशकों के धन में 8 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव तो युद्ध से पहले के स्तर पर आ गया था, लेकिन शेयर बाजार अभी तक युद्ध से उबर नहीं पाया। युद्ध शुरू होने से पहले सेंसेक्स 81,000 के करीब था। लंबे समय के बाद सेंसेक्स 78,000 के पार पहुंचा था, लेकिन आज शेयर बाजार में ऐसा तूफान आया कि सेंसेक्स फिर से 76,000 के स्तर पर आ गया। अगर ट्रंप अपनी धमकी के मुताबिक आज रात फिर ईरान पर हमला करते हैं और ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करता है तो बाजार के निवेशकों को और ज्यादा झटका लगना बिल्कुल तय है। ईरान के साथ युद्ध विराम तोड़कर अमेरिका ने दुनिया में आर्थिक अस्थिरता की वापसी करा दी है। दूसरी तरफ अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने अपनी कार्रवाई का रुख उस गैंग की तरफ कर दिया है जिसकी दहशत भारत, अमेरिका और कनाडा समेत दुनिया के कई देशों में है। इस गैंग का नाम है लॉरेंस विश्नोई गैंग। आखिर FBI के टारगेट पर लॉरेंस विश्नोई गैंग क्यों है, यह समझने के लिए आपको अमेरिका से आया एक बड़ा अपडेट देखना चाहिए। FBI ने संगठित अपराध के खिलाफ एक कथित अभियान शुरू किया है। इस अभियान को नाम दिया गया है ऑपरेशन हार्ड बॉल। अभियान के तहत गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। लॉरेंस के साथ ही साथ एक और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। FBI ने लॉरेंस और गोल्डी को खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का दोषी माना है। इस अभियान के तहत कुल 37 भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। FBI ने कैलिफोर्निया से 24 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। हमारा पहला मुकदमा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ है। ये एक इंटरनेशनल गैंग है जिसके हजारों सदस्य हैं। ये लोग भारत से ऑपरेट करते हैं।
लॉरेंस समेत इस गैंग के 7 सदस्यों के खिलाफ मुकदमे किए गए हैं। इनमें गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा भी शामिल है। गोल्डी बराड़ उत्तरी अमेरिका में सक्रिय है, जबकि रोहित गोदारा ब्रिटेन से पैसे की उगाही का धंधा करता है। FBI का दावा है कि वो अमेरिका की धरती पर संगठित अपराध के खिलाफ अभियान चला रही है। अमेरिकी जांच एजेंसी ने लॉरेंस और गोल्डी को निज्जर की हत्या का दोषी भी मान लिया है। यहाँ सवाल खड़ा होता है कि जिस कनाडा की धरती पर निज्जर मारा गया, उस कनाडा की सरकार उसको ये स्वीकार कर चुकी है कि निज्जर की हत्या का कोई भारतीय कनेक्शन नहीं था। सोचिए, अमेरिका क्या कह रहा है? जिस देश में निज्जर की हत्या हुई, वो देश कह रहा है कि इसमें कोई भारतीय कनेक्शन नहीं था। तो फिर FBI को निज्जर की हत्या में भारत में कैद गैंगस्टर्स का हाथ क्यों नजर आया? दूसरा बड़ा सवाल यह कि निज्जर वर्ष 2023 में मारा गया था। फिर 3 साल बाद जाकर FBI ने भारत में मौजूद गैंगस्टर के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज किया? और सबसे बड़ा सवाल FBI के दावे और दर्ज किए गए मुकदमों में मौजूद है। FBI का दावा है कि ऑपरेशन हार्ड बॉल का मकसद अमेरिका, कनाडा और यूरोप में मौजूद संगठित क्राइम नेटवर्क को तोड़ना है। अमेरिका, कनाडा और यूरोप में कई गैंग्स मौजूद हैं, लेकिन FBI ने जिन 37 लोगों पर मुकदमे दर्ज किए हैं, वो या तो भारतीय नागरिक हैं या फिर उनके परिवार भारतीय मूल के हैं। है ना अजीब बात? FBI के इस लंबे चौड़े अभियान में सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकता या मूल वाले गैंगस्टर्स ही अमेरिका के लिए खतरा साबित हो रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर FBI ने एक और बड़ा बयान दिया। आगे बढ़ने से पहले इस बयान को सुनना भी बेहद जरूरी है। The indictment also charges Bishnoi. अभियोजन का यह भी आरोप है कि लॉरेंस गैंग लॉस एंजलिस में कोकीन की सप्लाई करते हैं। इन्होंने दूसरे गैंग्स के भी नशीले पदार्थों की चोरी की है। Trafficking groups. FBI के मुताबिक अमेरिका के लॉस एंजलिस में लॉरेंस गैंग कोकीन का बड़ा सप्लायर बन गया है। चलिए अमेरिकी एजेंसी के इस दावे की भी पड़ताल कर लेते हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लॉस एंजलिस में सबसे ज्यादा कोकीन की सप्लाई मैक्सिको का सिनाओला गैंग करता है। पिछले साल इस गैंग के सदस्यों से 7,000 किलो कोकीन बरामद की गई थी। दूसरे नंबर पर जेलिस्को नुएवा नाम का गैंग आता है। तीसरे नंबर पर लॉस एंजलिस का स्थानीय गैंग एंटीथ स्ट्रीट है। कोकीन सप्लाई करने के मामले में ब्लड एंड क्रिप्स नाम का गैंग चौथे नंबर पर है। ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये अमेरिकी सरकार की आधिकारिक जानकारी है। इसके बावजूद FBI को कोकीन की तस्करी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग नजर आता है। मित्रों, यहां हम एक बात साफ कर देते हैं, हमारे विश्लेषण का मकसद लॉरेंस बिश्नोई का बचाव करना नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है जो सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। हमारा मकसद अमेरिकी जांच एजेंसी की इस कार्रवाई और इरादों को डिकोड करना है, ताकि यह पता चल सके कि आखिर FBI की जांच का निशाना सिर्फ भारतीय गैंगस्टर्स की तरफ ही क्यों ताना गया। FBI ने अपनी जांच में पंजाब पुलिस के एक अफसर को भी रंगदारी वसूलने और धमकाने का आरोपी बनाया है। FBI ने जांच के लिए इस अफसर के प्रत्यर्पण की मांग भी की है। यहां आपको जानना चाहिए, भारत और अमेरिका के बीच वर्ष 1998 से प्रत्यर्पण संधि है। इस संधि के तहत कई आरोपियों का प्रत्यर्पण भी हुआ है। तो क्या हत्या और तस्करी के आरोप लगाकर FBI लॉरेंस बिश्नोई का भी प्रत्यर्पण चाहती है? संधि के आधार पर लॉरेंस बिश्नोई का प्रत्यर्पण किया जा सकता है, लेकिन लॉरेंस के ऊपर भारत में ही कई मुकदमे चल रहे हैं। अधिकतर मुकदमे संगीन धाराओं में दर्ज किए गए हैं, यानी जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक लॉरेंस के प्रत्यर्पण की संभावना ना के बराबर है। इस तथ्य से एक नया प्रश्न खड़ा होता है, जब लॉरेंस पहले से ही जेल में है, लॉरेंस पर भारत में भी मुकदमे चल रहे हैं, तो उसके प्रत्यर्पण से अमेरिका को क्या हासिल होगा? इस सवाल का ठोस और सही जवाब FBI के पास ही होगा, लेकिन भारत में एक ऐसा किरदार मौजूद है जिसे FBI के इरादों से जोड़ा जा सकता है। यह किरदार है मैथ्यू वॉन डाइक नाम का वो अमेरिकी नागरिक जो भारत में आतंकवाद के आरोपों का सामना कर रहा है। अब इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैथ्यू वॉन डाइक को 13 मार्च को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। मैथ्यू के साथ 6 यूक्रेनी नागरिक भी पकड़े गए थे। मैथ्यू समेत यूक्रेनी नागरिकों पर पूर्वोत्तर में भारत विरोधी गुटों को ड्रोन और हथियारों की ट्रेनिंग देने के आरोप है। फिलहाल NIA इस मामले की जांच कर रही है। यहां आपको जानना चाहिए कि मैथ्यू को लेकर अमेरिका की सरकार और सिस्टम की क्या दिलचस्पी हो सकती है। मैथ्यू वॉन डाइक पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए काम करने के आरोप लग चुके हैं। मैथ्यू खुद को एक फिल्म निर्माता बताता है, लेकिन वो अफ्रीका में हथियारबंद गुटों को ट्रेनिंग देने में शामिल रहा है। वर्ष 2011 में मैथ्यू को लीबिया में विद्रोही गुटों को ट्रेनिंग देने के लिए गिरफ्तार भी किया गया था।
उस दौर में ओबामा सरकार ने मैथ्यू की रिहाई के लिए कोशिश भी की थी। भारत में भी मैथ्यू के लिए अमेरिकी दूतावास ने काउंसलर एक्सेस मांगा था। एक ऐसा व्यक्ति जो वीजा का दुरुपयोग करके भारत में घूम रहा था, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर भारत विरोधी साजिश में शामिल होने का इल्जाम है। अगर ऐसे किरदार के लिए अमेरिकी काउंसलर एक्सेस मांगता है तो इसका मतलब साफ है कि मैथ्यू के साथ कोई ना कोई अमेरिकी हित जुड़ा हुआ है। इसी वजह से यह माना जा रहा है कि भारतीय गैंगस्टर्स के खिलाफ अचानक आरोप तय करके अमेरिका भारत पर दबाव बनाना चाहता है और किसी भी तरह मैथ्यू की रिहाई कराना चाहता है। अमेरिका भले ही अपने दांव पे चल रहा हो, लेकिन सच यही है कि मैथ्यू के मुद्दे पर भारत सरकार और एजेंसियां सख्त रुख अपनाए हुए हैं। भारत को नुकसान पहुंचाने की इस साजिश की एक एक परत को खोला जा रहा है। अमेरिकी खुफिया तंत्र की ऐसी ही करतूतों को लेकर CIA के पूर्व निदेशक माइक पॉम्पियो ने एक बात कबूली थी। CIA से रिटायर होने के बाद पॉम्पियो ने कहा था, जब मैं CIA का निदेशक था तब हम झूठ बोलते थे, धोखा देते थे, यहां तक कि चोरी भी करते थे। इस किस्म के दावपेचों के लिए CIA ने बाकायदा ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किए हुए। डीएनए मित्रों, अब हम आम आदमी की जेब पर लोड बढ़ाने वाली खबर का डीएनए टेस्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश के 47 लाख घरों का बिजली बिल रातों रात बढ़ा दिया गया। यानी आप में से जो लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उनके घर का बिजली बिल पहले से ज्यादा हो गया है। यह बिजली बिल इसलिए बढ़ गया क्योंकि उनके मीटर के लोड को बढ़ाया गया है। आरोप है कि बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से 47 लाख परिवारों की जेब पर कितना लोड बढ़ा दिया गया, ये मनमानी क्यों की गई, इससे कितने गरीब परिवार प्रभावित हुए, आपको आज ये सब जानना चाहिए। यूपीपीसीएल यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने राज्य के करीब 47 लाख बिजली उपभोक्ताओं का स्वीकृत लोड बढ़ा दिया है। यानी जिनका मीटर 1 किलोवाट का था, उसे सिस्टम ने अपने आप 2 किलोवाट या उससे ज्यादा कर दिया। दावा किया जा रहा है कि इसके लिए किसी भी उपभोक्ता को कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई। लोगों को इस बात की जानकारी तब लगी जब उनके मोबाइल फोन पर लोड बढ़ने का SMS आया। सोशल मीडिया पर लोग इन स्क्रीन शॉट्स को शेयर करके अब ये सवाल पूछ रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों किया गया? जब उन्होंने लोड बढ़ाने का आवेदन दिया ही नहीं तो फिर उसको बढ़ाया क्यों गया? अब देखिए, ये दो चीजें, ये यूपीपीसीएल का जो SMS आ रहा है वो आ रहा है, प्रिय उपभोक्ता विद्युत कनेक्शन संख्या ही बताई हुई है 2526 में स्वीकृत लोड से अधिक लोड का प्रयोग किया गया है, अतः आपका स्वीकृत लोड 3 किलोवाट कर दिया गया है। ये यूपीपीसीएल के। अब दूसरे ये आदित्य बंसल साहब हैं, ये लिख रहे हैं, महोदय बिना किसी पूर्व सूचना के विभाग ने मोबाइल पर मैसेज भेजकर मैंने दोनों कनेक्शंस का 1-1 किलोवाट का स्वीकृत लोड बढ़ा दिया है। यह निर्णय सरासर गलत और जनता विरोधी है। कृपया इस विषय पर ध्यान देकर इसे वापस लेने की कृपा करें। ये तमाम इस तरीके के मैसेजेस जो हैं वो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। मीटर का लोड बढ़ने पर लोग क्या कह रहे हैं, आपको ये भी सुनना चाहिए। 12 सालों से मेरा 1 किलोवाट का ही कनेक्शन था और 8x10 का लगभग मेरा दुकान है, जिसमें 1-2 पंखे हैं और सब कम वाट के बल्ब लगे हुए हैं। इसमें अचानक इस महीने के बिल में हमारा 2 किलोवाट कर दिया गया। जो हमारा बिजली के बिल है 1100, 1200, 1500 तक हाईएस्ट आते थे सीजन वगैरह में ज्यादा यूज होने पे, और इस महीने 2200 का आया। ये 2 किलोवाट बढ़ने की वजह से बिल भी हम लोगों का अधिक आएगा, मीटर पावर कंजम्पशन का रेट भी बढ़ेगा। एक बैग लगभग 2000 रुपया बिल बढ़ के आया है। सरकार ने एक तरफ नियामक आयोग ने कहा कि 7 सालों में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना जहां टैरिफ नहीं बढ़ा, उसी रात को आपने गुपचुप चोर दरवाजे टैरिफ बढ़ाने जैसा एक काम किया। लोगों का दावा है कि विद्युत विभाग ने गलत तरीके से लोड बढ़ाया है, लेकिन विभाग का कहना है कि नियमों के दायरे में रहते हुए लोड की बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में आपको जानना चाहिए नियम क्या है और क्या नियमों को तोड़ा गया है। विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यदि उपभोक्ता की मांग लगातार 3 महीने तक अनुबंधित सीमा से अधिक रहे तो लोड बढ़ाने से पहले 1 महीने का पूर्व नोटिस देना होगा। लेकिन लोगों का दावा है कि उन्हें किसी तरीके का कोई नोटिस नहीं दिया गया। कुछ उपभोक्ता यह भी दावा कर रहे हैं कि मात्र 1-2 महीने की अधिक मांग को आधार बनाकर लोड बढ़ा दिया गया। ऐसी ही एक बिजली बिल अब आप देखिए। एक उपभोक्ता ने अपना बिल शेयर किया जिसमें जनवरी से लेकर जून तक सिर्फ एक बार 3 किलोवाट, ये एक बार डिमांड बढ़ने से लोड क्यों बढ़ाया गया, जी हम बात कर रहे हैं। और ये देखिए मई में इनका जो है वो 3 किलोवाट किया गया और उसका जो चार्ज है, कंजम्पशन यूनिट है, वो 247 है। डीएनए मित्रों, अब आपको यह भी जानना चाहिए कि मीटर का लोड बढ़ाने से आम आदमी की जेब पर लोड कैसे पड़ रहा है। लोड बढ़ने का सीधा मतलब यह है कि मीटर का फिक्स चार्ज बढ़ जाएगा।
अगर ग्रामीण उपभोक्ता का लोड 1 किलोवाट बढ़ गया तो हर महीने उसके बिल में 165 रुपए और जुड़ जाएंगे। अगर शहरी उपभोक्ता का लोड 1 किलोवाट बढ़ गया तो उसके बिल में हर महीने 435 रुपए जुड़ जाएंगे। दावा किया जा रहा है यूपी में जिन 47 लाख लोगों के मीटर का लोड बढ़ाया गया उसमें 25% ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और लोड बढ़ने का असर यह होगा कि उनकी सब्सिडी समाप्त हो जाएगी। जुलाई के महीने में अचानक लोड बढ़ाकर एक और नियम का उल्लंघन किया गया है। बिजली उपभोक्ताओं के अधिकार नियम 2020 में व्यवस्था है कि अगर किसी वित्तीय वर्ष में उपभोक्ता का स्वीकृत भार निर्धारित सीमा से अधिक पाया जाता है तो 3 अधिकतम रीडिंग के आधार पर अधिकतम मांग को अगले वित्तीय वर्ष के अप्रैल में लागू किया जा सकता है। लेकिन बिजली कंपनियों ने जुलाई में लोड बढ़ाया है जो नियमों का उल्लंघन है। डीएनए मित्रों, बिजली के मीटर के साथ साथ आम आदमी की जेब पर लोड बढ़ाने वाला यह खेल उस प्रदेश में चल रहा है जहां बिजली के मीटरों को स्मार्ट किया जा रहा है। लेकिन आम आदमी आज ये सवाल पूछ रहा है कि सिस्टम को स्मार्ट बनाने के चक्कर में आम आदमी के घर के बजट का शॉर्ट सर्किट क्यों किया जा रहा है। अब हम सबसे बड़े मुस्लिम देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव साधना का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि संगीत, कला और साहित्य किसी देश का पासपोर्ट होते हैं। ये बिना किसी वीजा के सरहदों को पार कर दिलों को जोड़ देते हैं। सांस्कृतिक विरासत का यही मजबूत तार मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया को भारत के साथ जोड़ रहा है। इंडोनेशिया यात्रा के आखिरी दिन आज पीएम मोदी प्रम्बानन मंदिर पहुंचे। योग्यकार्ता में स्थित यह मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। प्रम्बानन मंदिर पहुंचकर पीएम मोदी ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर मंत्रोच्चार से गूंज उठा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया। इस वीडियो में हेलीकॉप्टर से मंदिर का भव्य नजारा दिख रहा है। वीडियो के कैप्शन में पीएम मोदी ने लिखा, प्रम्बानन मंदिर। प्रधानमंत्री के साथ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी मंदिर पहुंचे थे। दोनों नेताओं ने मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्धार परियोजना का उद्घाटन किया। सुनिए इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा। दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है। इस मंदिर में भगवान शिव, मां दुर्गा और गणेश जी की प्रतिमाएं हैं। सदियों तक इस मंदिर में बहुत आस्था से पूजा होती रही है। आज मुझे भी इस मंदिर और बिल्कुल शास्त्रोक्त रूप से पूजन करने का सौभाग्य मिला है। ये मेरे जीवन के लिए बहुत ही चैतन्यपूर्ण क्षण में मान सकता हूं। सनातन के चिन्ह सिर्फ इंडोनेशिया में नहीं पूरे विश्व में विराजमान है। ऐसा इसलिए क्योंकि शताब्दियों से सनातनियों ने वसुदैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार किया है। यही भावना और सांस्कृतिक एकता भारत इंडोनेशिया को साझी सभ्यता का हिस्सा बनाती है। ये भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी का अहम हिस्सा है। प्रम्बानन मंदिर से अपने इंडोनेशिया दौरे का समापन कर प्रधानमंत्री मोदी ने जो संदेश दिया उसे 3 स्तर पर समझा जा सकता है। पहला है सांस्कृतिक कूटनीति, दूसरा है भारत की लुक ईस्ट नीति, तीसरा यह कि भारत दक्षिण पूर्व एशिया में सिर्फ सामरिक नहीं सभ्यतागत उपस्थिति भी रखता है। पीएम ने प्रम्बानन मंदिर का दौरा कर बताया कि विरासत भूगोल से बड़ी चीज है। सांस्कृतिक धरोहर लोगों को सीमाओं के पार जोड़ती है। पीएम ने बताया कि प्रम्बानन मंदिर भारत इंडोनेशिया के हजारों वर्षों से अधिक पुराने सांस्कृतिक संबंधों का प्रमाण है। अतीत के ये संबंध भविष्य में साझेदारी की पूंजी है। कूटनीति में आमतौर पर आर्थिक हित जैसे बंदरगाह, समुद्री सुरक्षा, रक्षा और व्यापार को महत्व दिया जाता है, लेकिन भारत ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार के जरिए साझी संस्कृति और पुरातत्व को महत्व दिया। यानी भारत ने बताया कि इंडोनेशिया के साथ संबंध केवल सामरिक साझेदारी तक सीमित नहीं है, ये सभ्यतागत साझेदारी से भी जुड़ते हैं। प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा और कंबोडिया के अंगकोर वाट का बाद पूरे दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। 1000 साल पुराना यह मंदिर त्रिमूर्ति को समर्पित है। साल 1991 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। इस परिसर में सबसे ऊंचा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। परिसर में बना शिव मंदिर लगभग 154 फीट का है। यहाँ भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के भी भव्य मंदिर हैं।
परिसर में कुल 240 मंदिर हैं। इसमें 8 प्रमुख मंदिर हैं। यहाँ नंदी, गरुड़ और हंस का भी मंदिर है। ब्रह्मानंद मंदिर की दीवारों पर रामायण की पूरी कथा उकेरी गई है। राम कथा से जुड़ने के कारण ब्रह्मानंद मंदिर को इंडोनेशिया में अयोध्या का पवित्र दर्जा हासिल है। इंडोनेशिया की इस अयोध्या के दर्शन का सौभाग्य 2008 में मुझे भी मिला था। 2008 में इंडोनेशिया के अयोध्या से मेरी ये रिपोर्ट आज आपको जरूर देखनी चाहिए। हम आपको लेकर चल रहे हैं इंडोनेशिया की सबसे खास जगह पर, वो जगह जिसे इंडोनेशिया के लोग राम की अयोध्या मानते हैं, वो जगह जिसमें इंडोनेशिया के लोग मानते हैं राम का कभी महल हुआ करता था, वो जगह जहां आज भी इंडोनेशिया के लोग राम की तलाश में दर दर घूमते रहते हैं, वो जगह जहां के पत्थर रामायण की कहानी को बयां करते हैं। चलिए चलकर देखते हैं आखिर क्या छिपा है उन पत्थरों के पीछे। इंडोनेशिया के लोग इसी जगह को अपनी अयोध्या मानते हैं। इस अयोध्या को देखने के बाद शायद कुछ लोग ये सवाल उठाने लगे कि अयोध्या वहां है या फिर अयोध्या यहाँ है। लेकिन सवाल ये नहीं उठता कि अयोध्या वहां है या फिर यहाँ है। सवाल ये उठता है कि आस्था वहां भी है और आस्था यहाँ भी है। अगर आप इन तस्वीरों को गौर से देखें तो ये रामायण का एक एक शब्द है जो पूरी की पूरी कहानी को बयां करता है। लेकिन वक्त के साथ अब ये पत्थर नीचे बिखरने लगे हैं। हालांकि इंडोनेशिया में रामायण से जुड़े रिसर्च करने वाले लोग इस कोशिश में हैं कि इस पत्थर को बचाएं और इससे अपने सुनहरे इतिहास की कुछ नई दास्तां बाहर सबके सामने निकाल कर ला पाएं। मेरे पीछे जो मंदिर बना है वो विष्णु के वाहन गरुड़ का मंदिर है। हजारों साल पुराने इस मंदिर के अंदर रखी हजारों साल पुरानी गरुड़ की मूर्ति अब गायब हो चुकी है, लेकिन आस्था अब भी बरकरार है। लिहाजा इंडोनेशिया में जैसे कि बाकी मंदिरों में होता है, इस मंदिर के अंदर किसी बाहर के आदमी को जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ सिर्फ पुजारी ही जा सकता है। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल देश में मंदिर का जीर्णोद्धार बताता है कि इंडोनेशिया ने बेशक अपना धर्म बदला है, लेकिन अपना डीएनए नहीं बदला। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने 2025 में कहा था, मेरे अंदर इंडियन डीएनए है। यह जैविक या नस्लीय दावा नहीं है, यह सांस्कृतिक निकटता का प्रतीक है। इसी निकटता के कारण भारत ब्रह्मानंद मंदिर के जीर्णोद्धार परियोजना में शामिल है। यही सांस्कृतिक निकटता भविष्य के मजबूत रिश्तों की सूत्रधार बनी है। भारत पूरी दुनिया में सनातन से जुड़े चिन्हों को सहेज रहा है। कंबोडिया के अंगकोर वाट मंदिर को भी भारत ने संरक्षित किया था। वियतनाम का माय सन टेम्पल का संरक्षण भी भारत कर चुका है। दुनिया में सनातनी प्रतीकों का संरक्षण सनातनियों को गर्व की अनुभूति करा रहा है। लेकिन अपने देश में कुछ धन लोभियों ने ऐसा अधर्म किया है जिससे सनातनी आस्था को चोट पहुंची है। अब हम सनातनी आस्था को चोट पहुंचाने वाले इन अधर्मियों की वैचारिक मरम्मत करेंगे। अयोध्या के राम मंदिर के बाद अब बद्रीनाथ धाम में भी दान चोरी का आरोप लगा है। दान चोरी के अधर्म की जांच के लिए उत्तराखंड सरकार ने 3 सदस्यों की जांच समिति बनाई है। पहले आपको बताते हैं कि इस कमेटी में किसे किसे शामिल किया गया है। गढ़वाल कमिश्नर अनंत स्वरूप हाई लेवल जांच कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप तिवारी और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक कार्यालय में फाइनेंस डायरेक्टर जगत सिंह चौहान समिति के सदस्य बनाए गए। ये कमेटी 9 जुलाई यानी कल बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी। सभी दस्तावेज अपने कब्जे में लेगी और संबंधित लोगों से पूछताछ करेगी। आगे की जांच पर समिति के सदस्य संदीप तिवारी से हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने बात की। मौके पे जाके ही चीज़ों को समझने में आसानी होगी कि किस तरह से वहाँ हुंडी जो है जाती है काउंटिंग रूम में, कैसे वहाँ काउंटिंग होती है, और सारी प्रक्रिया को मौके को देख कर ही समझना पड़ेगा। और जो वहाँ के डॉक्यूमेंट्स हैं और अन्य लोगों के जो बयान होने हैं, उसके बाद जैसे कमिश्नर सर के डायरेक्शंस होंगे, समिति उस अनुसार काम करेगी। पहले राम मंदिर और अब पवित्र बद्रीनाथ धाम में हुई दान चोरी के पाप से श्रद्धालुओं की आस्था को चोट पहुंची है। सनातन के सर्वोच्च धाम में दान चोरी के अधर्म पर
कमेटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट उत्तराखंड सरकार को सौंपेगी। जांच के दौरान जरूरत पड़ने पर कमेटी किसी भी अधिकारी, विशेषज्ञ या अन्य संबंधित व्यक्ति से सहायता या राय ले सकती है। सुनिए दान चोरी के इस निकृष्ट अपराध पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा। ये तो गौ हत्या जैसा पाप है जो ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीजों को करे। जैसे माँ बाप की कोई हत्या कर देता है, उस प्रकार का महापाप है। इसमें ये क्षमा योग्य नहीं है और जो भी होगा उसको पूरा कानून अपना काम करेगा। उत्तराखंड सरकार की हाई लेवल कमेटी सिर्फ दान चोरी की जांच ही नहीं करेगी। कमेटी यह भी बताएगी कि मंदिर की दान प्रबंधन प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को कैसे मजबूत किया जाए। राम मंदिर में दान चोरी के अधर्म की चर्चा के बीच 2 जुलाई को बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को दान चोरी की शिकायत संबंधी एक चिट्ठी भेजी गई थी। अयोध्या में रामकोष से चोरी का आरोप नकदी गिनने वाले 8 आरोपियों पर लगा है। वहीं बद्रीनाथ मंदिर में दान चोरी का आरोप बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के चेयरमैन के निजी सचिव प्रमोद नौटियाल पर लगा है। आज मंदिर समिति की शिकायत के आधार पर प्रमोद नौटियाल के खिलाफ FIR दर्ज की गई और उसे सस्पेंड कर दिया गया। प्रमोद नौटियाल को 2003 में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में अस्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति मिली थी। 2014 में उसे स्थायी नियुक्ति दे दी गई, जबकि जिस पद पर वो तैनात था उसे स्थायी किए जाने का कोई प्रावधान नहीं था। प्रमोद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के 3 अध्यक्षों के कार्यकाल में उनके निजी सहायक के रूप में कार्य कर चुका है। उसकी एक प्रमुख अर्हता यह है कि वो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष विनोद नौटियाल का भतीजा है। समझिए, जैसे रामकोष की चोरी के आरोपी हाई प्रोफाइल बताए जा रहे हैं, उसी तरह बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने का आरोप जिस व्यक्ति पर लगा है वो भी बेहद रसूखदार माना जाता है। मंदिरों का प्रबंधन करने वाली समिति में उसकी मजबूत पकड़ और प्रभाव बताया जाता है। दान चोरी का आरोप लगने के बाद 3 जुलाई को प्रमोद नौटियाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अब उसे निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच के लिए मंदिर समिति ने 4 सदस्य समिति बनाई है। इस समिति की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में भगवान बद्री विशाल के खजाने में सेंध लगाने की शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई गई है। अयोध्या में दान चोरी का आरोप लगने के बाद ट्रस्ट से जुड़े 2 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया और 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं बद्रीनाथ मंदिर में दान चोरी के आरोप में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामले की जांच के लिए 2 समितियों का गठन किया गया है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बद्रीनाथ मंदिर में दान चोरी सिर्फ धन के लालच में किया गया अपराध नहीं है, ये सनातनियों के सबसे पवित्र धाम में किया गया अधर्म है। सनातन धर्मी इन आरोपों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वित्त वर्ष 2025-26 में बद्रीनाथ धाम की प्रस्तावित आय करीब 65 करोड़ रुपए आंकी गई। 24-25 में बद्रीनाथ धाम की आय करीब 54 करोड़ रुपए थी। यानी हर साल बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की आय बढ़ रही है। मंदिर समिति को सिर्फ भक्तों के दान से ही आय नहीं होती, समिति को दर्शन संबंधी सेवाओं, विशेष व्यवस्थाओं और तीर्थ प्रबंधन से भी आय होती है। वर्ष 2000 से 2018 के बीच बद्री केदारनाथ धाम को कुल 7 किलो सोना और 3800 किलो चांदी भी चढ़ावे में मिली थी। आरोप लग रहा है कि नकद के साथ भगवान को अर्पित की गई बहुमूल्य धातुओं की भी चोरी हुई है। इसलिए संत दान चोरी के आरोपों की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग कर रहे हैं। सभी जगह चोरियां हो रही है, तो चोरी को कैसे रोका जाए ये सरकार का काम है और सरकार इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे। यहाँ के मुख्यमंत्री जी को चाहिए वहाँ के जो भी कार्यकर्ता हैं सबकी बैठक बैठाएं और सबकी CBI जांच करें। सनातन भक्तों की अटूट आस्था पर जब जब महापापियों की चोट होती है तब तब प्रकृति का महाक्रोध भी फूटता है और आज प्रकृति के इसी संताप का सीधा असर साक्षात बाबा के दरबार में देखने को मिल रहा है। लाखों शिव भक्तों की बहुप्रतीक्षित अमरनाथ यात्रा अभी आरंभ ही हुई थी कि बाबा बर्फानी अचानक अंतर्ध्यान हो गए। लाखों भक्त उनके दर्शन के लिए कतारों में खड़े हैं, लेकिन भक्तों को निराश करने वाली खबर यह है कि पवित्र शिवलिंग 90% तक पिघल चुका है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हुई थी। 57 दिनों तक ये यात्रा चलनी थी, लेकिन 5वें दिन ही अमरनाथ गुफा में स्थित पवित्र शिवलिंग का आकार बहुत छोटा रह गया। सिर्फ 9 दिन पहले 29 जून को जब अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा हुई थी, तब पवित्र बर्फ से बने शिवलिंग की ऊंचाई 12 फीट थी। जब पहला जत्था 3 जुलाई को अमरनाथ गुफा में पहुंचा तो उसका कहना है कि पवित्र शिवलिंग का आकार उसी दिन पिघलकर सिमटने लगा था, लेकिन 6 जुलाई को स्थिति और गंभीर हो गई। अब यही शिवलिंग 90% से अधिक पिघलकर 1 फीट से भी कम रह गया है। लाखों श्रद्धालु अब भी कतार में हैं
जो देश के अलग अलग हिस्सों से बाबा के दर्शन के लिए कश्मीर घाटी पहुंचे हैं, लेकिन वहां उन्हें निराशाजनक खबर मिल रही है। जो हिम शिवलिंग कभी 22-22 फीट ऊंचा होता था, वो अब लगभग पूरी तरह सिमट गया है। इसको लेकर शिव भक्तों का क्या कहना है, उसको भी आपको सुनना चाहिए। पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होते ही केवल एक हफ्ते के भीतर ही भगवान भोलेनाथ पवित्र गुफा में अंतर्धाम हुए हैं और लगातार 3 वर्षों से इस तरह होता दिख रहा है। बाबा अंतर्धाम हुए लेकिन आस्था अभी भी है। बिल्कुल है जी, गुफा के दर्शन अभी भी हो रहे हैं, तो आस्था का विषय है। बाबा चाहे नहीं नजर आए, बाबा जी अभी थोड़ा अंतर ध्यान हो गए हैं और थोड़ा सा हमको उनका अस्तित्व दिखा बस। अभी काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। हालांकि बाबा अंतर्ध्यान हो चुके थे, एकदम लास्ट रहे थे बाबा, और दर्शन अच्छे हुए। गर्मी भी है और मेरे हिसाब से यात्रा इनको थोड़ी 10-15 दिन पहले ही शुरू करनी चाहिए। जैसे कि इन्होंने 28 जून को शुरू किया है, इसको 10 या 12 जून को अगर स्टार्ट करते तो और ज़्यादा जो भक्त हैं उनको देखने का, बाबा का दर्शन करने का मौका मिलता है। ये जो आपने सुना वो बाबा बर्फानी के प्रति आस्था की आवाज़ है। लोग अमरनाथ गुफा तक पहुंचकर ही अपने आप को धन्य मान रहे हैं। खतरनाक और संकरे पहाड़ी रास्तों से गुजरकर श्रद्धालु ये यात्रा पूरी करते हैं। वहां मौसम कभी भी बदल जाता है। पूरे मार्ग पर प्राकृतिक आपदाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। कम ऑक्सीजन, अत्यधिक ठंड और लगातार खड़ी चढ़ाई के बीच भक्त मानसिक और शारीरिक दोनों परीक्षाएं पार कर बाबा के दरबार तक पहुंच रहे हैं। फिर भी उन्हें बाबा के संपूर्ण दर्शन नहीं हो पा रहे। सवाल है, ऐसी नौबत क्यों आई? मित्र, पिछले कुछ वर्षों से कश्मीर घाटी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ये गर्मी अमरनाथ गुफा के माइक्रोक्लाइमेट को सीधे प्रभावित करती है। पिछले 3 वर्षों से शीतकालीन बर्फबारी में भारी कमी आई है। हिमनद सिकुड़ रहे हैं, इसलिए पवित्र हिम शिवलिंग का प्रारंभिक आकार भी छोटा हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचे। प्रत्येक श्रद्धालु गुफा में करीब 100 वॉट ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इसका असर यह हुआ कि गुफा के अंदर 25 से 30 किलोवाट तक अतिरिक्त ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। 2 दशक पहले तक अमरनाथ यात्रा का रास्ता पूरी तरह प्राकृतिक होता था। वहां मिट्टी और चट्टानों के रास्ते होते थे और लोगों के लिए इतनी ऊंचाई पर अमरनाथ गुफा तक पहुंचना आसान नहीं होता था। लेकिन अब इसी रास्ते में सोलर स्ट्रीट लाइट्स, विश्राम स्थल, बिजली की लाइंस, जेसीबी जैसी मशीनों का उपयोग और पहाड़ काटकर रास्ता चौड़ा करने का काम हुआ है, जिसके कारण इस क्षेत्र की प्राकृतिक परिस्थितियों में कई बदलाव आए। और डीएनए में अब आज का संदेश। समय का कड़वा सच यह है कि कलयुग में कई चेहरों का प्रेम यूपीआई जैसा हो गया है। स्कैन हो तो अपनापन, स्कैन ना हो तो रिश्ते ट्रांजैक्शन फील्ड।